अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है चैप्टर 13 का लास्ट टॉपिक है द डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। बोन्स या मसल्स या फिर स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम दो डिजीजेज देखेंगे, द ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या चीज़ है? एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि लंग्स के लिए जो साइंटिफिक वर्ड यूज़ होता है, साइंटिफिक नेम यूज़ होता है, वो है पल्मोनरी। ठीक है। इसी तरह हमने टेंथ क्लास में ही अभी पढ़ा था किडनी वाले चैप्टर में कि किडनी के लिए जो साइंटिफिक नेम यूज़ होता है दैट इज़ रीनल। ठीक है। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि बोन के लिए जो साइंटिफिक वर्ड यूज़ होता है वो है ऑस्टियो। ठीक है। द वर्ड ऑस्टियो स्टैंड्स फॉर बोन। ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन्स की डिजीज है। हम इसको पहले डिफाइन करते हैं ये क्या चीज़ है। पहले तो हम इसके नेम को ही डिकोड करते हैं कि इसका नेम क्यों रखा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोसिस। ठीक है। पोरोसिस मीन्स पोर बियरिंग। ठीक है। अब पोर बियरिंग क्या है? यानी इस डिजीज में कुछ नाम से तो ऐसा लग रहा है कि बोन जो होगी वो पोरस हो जाएगी, बोन्स के अंदर पोर्स आ जाएंगे। ठीक है। अगर हम इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो हड्डियां जो हैं वो क्या हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी, है ना, इस तरह का कुछ। तो बिल्कुल ऐसा ही है। असल में जो बोन के अंदर, बोन जो कॉम्पैक्ट होती है ना, वो हार्ड होती है, डेंस होती है। वो होती किस वजह से है? मिनरल्स के डिपॉजिट होने की वजह से, कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल्स के डिपॉजिट होने की वजह से बोन डेंस बनती है। ठीक है। ठीक। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस कैसी कंडीशन है? इसमें जो इट इज एक्चुअली द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द बोन मैट्रिक्स। ठीक है। बोन का जो बोन में हमने देखा था कि लिविंग सेल्स भी थे जिनको ऑस्टियोसाइट्स कहते थे, और मैट्रिक्स भी था। ठीक है। तो जो मैट्रिक्स का पोर्शन है वो नॉन लिविंग होता है। ठीक। तो उस पोर्शन में सारा क्या डिपॉजिट होता था? कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट होता था। ठीक। इस वजह से बोन बहुत हैवी, बहुत डेंस, बहुत हार्ड, बहुत टफ किस्म का स्ट्रक्चर था। ठीक है। रिजिड किस्म का स्ट्रक्चर था। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस कुछ जो एजिड पर्सनस हैं, जैसे कि 40+ जो एज होती है खास तौर पे, उसमें जाके जो इंसान की, एक ह्यूमन की जो बोन होती है, वो उसमें से कैल्शियम आयन जो स्टोर हुआ हुआ कैल्शियम है वो, और फास्फोरस जो स्टोर हुआ है बोन के अंदर, वो उसमें से रिमूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है। ब्लड में डिफ्यूज करना शुरू हो जाता है। ठीक। तो इस सूरत में क्या होगा? अगर रेगुलरली ये काम होता रहेगा बोन के अंदर, सपोज ये एक बोन है, ठीक है, और इसमें कैल्शियम फास्फोरस प्रॉपर अमाउंट में, ठीक, लेकिन जैसे जैसे एजिंग हो रही है, जैसे जैसे मेच्योर एजेस आ रही हैं, तो फिर क्या हो रहा है? एक एजड जो पर्सन है उसमें क्या होगा? यहाँ से कैल्शियम आइंस रिमूव हो गए, यहाँ से फास्फोरस आइंस रिमूव हो गए, यहाँ से फिर कैल्शियम, यहाँ से फास्फोरस। ठीक है। तो आहिस्ता 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 क्या होगा? ये बोन कंप्लीटली फिल्ड है विद कैल्शियम एंड फास्फोरस, और इस बोन में क्या है? कैल्शियम वॉल्यूम उतना ही है, बोन रिड्यूस नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ? बोन के अंदर से मास तो रिड्यूस हो गया है। ठीक है। कैल्शियम फास्फोरस आइंस रिमूव हो गए हैं। ठीक है। तो ऐसी बोन को, जो ये जो कंडीशन हुई है, इसको हम कह सकते हैं दैट बोन इज नाउ पोरस। ठीक है। इट इज बेयरिंग पोन्स, सॉरी, इट इज बेयरिंग पोर्स। ठीक है। तो इसकी रीजन क्या है? द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस आयंस। ठीक है। ठीक। असल में हुआ क्या? वॉल्यूम उतना ही है, मास जितना भी था, वॉल्यूम बोन का उतना ही है, वॉल्यूम रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन बोन का मास रिड्यूस हो गया है। ठीक है। ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम फास्फोरस। ठीक। तो अब क्या होगा? नाउ इन ऑस्टियोपोरोसिस द बोन हैज लेस डेंसिटी। ठीक है।
असल में ऑस्टियोपोरोसिस में बोन की डेंसिटी लेस हो जाती है। ये बोन, अब एक और चीज़ भी देखो आप, एक और एस्पेक्ट से भी इसको देखो कि अगर बोन के अंदर कहीं पोर्स अपीयर हो गए हैं, बेशक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पोर्स अपीयर हो गए हैं, तो क्या वह बोन इतनी स्ट्रांग है जितनी की नॉर्मल बोन होती है? नहीं, बोन की स्ट्रेंथ भी लूज हो गई है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ये कंडीशन क्या है। ठीक, और ये भी देख लिया कि ये एजिड पर्सन में होती है, स्पेशली एजिड वुमेन में होती है ये चीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है उसमें। तो अब हम इसकी कॉज भी देख लेते हैं। कॉज क्या है? सबसे पहले सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि इनएक्टिव किस्म का लाइफस्टाइल, यानी डेली रूटीन में कोई खास फिजिकल एक्टिविटी ना करना। ठीक है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल। ठीक, इसके बाद मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम कह सकते हैं। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो जैसे कि कैल्शियम रिक्वायर्ड है तो कैल्शियम आप इनफ डाइट में ले ही नहीं रहे, फॉस्फोरस नहीं ले रहे डाइट में। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ठीक, इसी चीज़ को हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, स्पेशली विटामिन सी एंड कैल्शियम, इन दो चीज़ों की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। प्रोटीन्स, ठीक है, स्पेशली प्रोटीन्स और विटामिन सी अगर आपकी डाइट में कम है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक, इसके अलावा जो इन एजड पर्सन्स क्या होगा, जैसे जैसे एज होती है ना ज़्यादा, 40+ होना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे जब जैसे ओल्ड एज आना शुरू हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे थे ना नॉर्मली, ठीक है, यंग एज में जो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे थे जो बॉडी के सेल्स को ग्रो कराते थे, बोन्स को ग्रो करा रहे थे, ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन्स बहुत लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। नेचुरली ये होता है। ठीक है, खुद ब खुद एक प्रोसेस होता है। ठीक, जिसकी वजह से बुढ़ापा आता है। ठीक, तो इन एजेड पर्सन्स क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन्स लेवल ड्रॉप्स। ठीक है, जो नॉर्मली जब यंग एज में था एक बंदा तो उसकी बॉडी जो हेल्थी थी, यंग थी, वो किस वजह से थी, क्योंकि उसके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, उसकी बॉडी कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही थी। लेकिन जब एजिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, ओल्ड एज आएगी तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन्स वैसे ही बहुत लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्योंकि बॉडी को ज़रूरत नहीं है मज़ीद ग्रो करने की। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, इन दी एब्सेंस और इन दी लेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो बोन्स हैं, बोन के अंदर लेस कैल्शियम स्टोर होना शुरू हो गया, लेस फॉस्फोरस स्टोर होना शुरू हो गया, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ही यही काम कराता था। ठीक है, बोन्स के अंदर मैट्रिक्स के अंदर, बोन के मैट्रिक्स के अंदर मिनरल्स डिपॉजिट हो ताकि बोन ग्रो कर सके। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और नेचुरली ऑस्टियोपोरोसिस होता ही इस वजह से है। ठीक है, ये दो तो एडिशनल कॉजेज है ना, यानी कोई एक्टिव पर्सन भी है तो वो भी ओल्ड एजेस में जाके ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकता है। क्यों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सही। एक और कॉज है इसकी, जैसे कि मैंने कहा कि ओल्ड लेडीज में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इसकी एक कॉज है कि जब एक फीमेल जो ओल्ड एज को पहुंचती है, 40+, 45+ एज को पहुंचती है, तो उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनना स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के दो काम थे, एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे उसका इफेक्ट था और बॉडी को ग्रो भी कराता था वो। ठीक है, बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प देता था। ठीक, तो जब एक फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन स्टॉप हो जाएगा बनना आफ्टर द एज ऑफ 45 और प्लस, ठीक, तो क्या होगा, ड्रॉप ऑफ द एस्ट्रोजन लेवल विल ऑल्सो कॉज ऑस्टियोपोरोसिस इन अ फीमेल बॉडी। ये आपने फीमेल बॉडी जरूर मेंशन करना है क्योंकि एस्ट्रोजन सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी में बनते हैं। ठीक है,
ड्रॉप और एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजेंस, ठीक है, इन ओल्ड फीमेल्स। तो अगर हमें कॉज पता है तो हम उसकी प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे बच भी सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपकी बुक में इस तरह का कुछ मेंशन तो नहीं है कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए क्या करें। तो ऑस्टियोपोरोसिस को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, अगर आपको ये कॉजेज पता है तो आप इसी का ऑपोजिट लिख लो, ठीक है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल की जगह आप क्या लिखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वन अवॉइड द ऑस्टियोपोरोसिस, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, इनएक्टिव लाइफस्टाइल आपको पता है इसकी कॉज होती है, तो आप क्या लिखेंगे, अडेप्ट अ एक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है, एक्टिव रूटीन रखें। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, टेक प्रॉपर डाइट, ठीक है, विटामिन एंड प्रोटीन रिच डाइट, ठीक। उसके बाद एजिड पर्सन, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एजिंग होनी ही है, ग्रोथ हार्मोन लेस होना ही है, ठीक है, और इसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब फीमेल की एजिंग होगी तो उसमें एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाएंगे, ठीक। तो ये दो, इन दो का ऑपोजिट तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस असल में जॉइंट्स की डिजीज है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस सारी बोन्स में हो सकता है और आर्थराइटिस जॉइंट्स की डिजीज है। कॉमनली हमने आर्थराइटिस का नेम सुना भी होगा, बहुत कॉमन है ये कंडीशन। आर्थराइटिस में क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली द स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, ठीक है, जॉइंट की स्वेलिंग हो जाएगी, जैसे कि एंकल जॉइंट में स्वेलिंग हो जाए, ठीक, किसी भी खास वजह से, ठीक है। इसी तरह जो नी जॉइंट है, जैसे हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स हैं ना, स्पेशली ये स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, एंकल और फिंगर्स के जॉइंट्स। तो आर्थराइटिस इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को आप स्वेलिंग भी लिख सकते हो ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, सही। और आर्थराइटिस भी एजिड पीपल में दिखने में मिलता है ज़्यादातर, ठीक है, यंग लोगों में ये इतना नहीं होता, ठीक। अब आर्थराइटिस की भी क्या कॉज, और आर्थराइटिस के सिम्टम्स मेंशन है आपकी बुक में, सिम्टम्स क्या हैं, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला तो ये आ रहा है दिखने में कि ये स्वेलिंग है जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स में हमें स्वेलिंग दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड सिम्टम होगा पेन इन जॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इनएबिलिटी टू मूव, ठीक है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, जिनके एंकल्स में स्वेलिंग हो जाएगी तो वो प्रॉपरली अपने फीट को हिला नहीं सकते, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, उस जॉइंट को मूव करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। समटाइम्स स्टिफनेस हो जाती है, स्टिफनेस क्या है कि वो जॉइंट बिल्कुल इमूवेबल हो जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आम अगर हार्ड हो जाए तो ये बेंड नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो अक्सर ये चीज़ हो जाती है, जॉइंट स्टिफनेस, ठीक। और ख़ास तौर पे आर्थराइटिस कहाँ अपीयर होता है, जो वेट कैरिंग बोन्स हैं, यानी हमारी लेग्स में, लोअर लिम्स में अपीयर होगा, ठीक है। सिम्टम्स हमने देख लिए, अब हम क्या देखिए, ट्रीटमेंट। आर्थराइटिस अगर हो जाए तो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, इसमें इसके ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये भी एजिड लोगों में होता है तो इसकी भी ज़्यादातर कॉज एजिंग ही हो सकती है, ठीक है, काफ़ी हद तक एजिंग का इसमें हाथ होता है, ठीक है। उसके अलावा भी कॉजेज़ होती हैं इसकी, तो इसको कुछ हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी दवाएं जो इन्फ्लेमेशन को, जैसे पेन किलर्स होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करने की दवाएं होती हैं, ठीक है। तो पेन रिलीफ करने के लिए पेन किलर्स यूज़ करना, ठीक।
क्या ट्रीटमेंट, ठीक है। पेन किलर, यूज ऑफ पेन किलर एंड यूज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या मेडिसिन, ठीक है। ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन, ठीक। ये तो हमने ट्रीटमेंट देख लिया इसका। अब ये भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे कि ये पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कॉज ख़त्म नहीं करेंगे आर्थराइटिस का, ठीक है। आर्थराइटिस को परमानेंटली ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक। ये जस्ट टेम्पररी उसका रिलीफ है, ठीक। अगर अब हम देखें तो आर्थराइटिस की 3 टाइप्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉज, ठीक है। आर्थराइटिस किस वजह से हुआ है, किस एरिया में हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कि आर्थराइटिस किस टाइप का है, ठीक है। तो 3 कॉजेज हैं आर्थराइटिस, 3 टाइप्स हैं आर्थराइटिस की। नंबर 1 इज ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है। आपके पेपर में ये OA के नाम से भी लिखा आ सकता है, जैसे क्वेश्चन में एक दफ़ा ऑस्टियो आर्थराइटिस मेंशन कर दिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में OA के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है इसको, ठीक। ऑस्टियो आर्थराइटिस नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है, बोन, एंड आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन एट जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट पे तो 2 बोन्स मीट कर रही होती हैं, ठीक है। तो अगर तो आर्थराइटिस बोन में हुआ है, ठीक, बोन इफेक्ट हो रही है, जो 2 बोन्स एक जॉइंट पे मीट कर रही होती हैं, अगर वो उन बोन्स, जैसे हम एक जॉइंट को देखें तो क्या होता है, ये एक बोन का एंड है विच इज कवर्ड बाय द कार्टिलेज, ठीक है। इसको कार्टिलेज ने कवर किया हुआ है, ठीक। यहाँ पर दूसरी बोन का एंड है जिसको भी कार्टिलेज ने कवर किया है। ये तो हमें पता है, जहाँ भी कहीं पे बोन का एंड होता है जो किसी जो कोई जॉइंट बनाने जा रहा होता है, किसी दूसरी बोन से कनेक्ट होने जा रहा होता है, तो उस बोन के एंड को कार्टिलेज ने कवर किया होता है, ठीक है, ठीक। अब ये जो एरिया होगा, मैंने थोड़ा सा दूर बना दिया है, ये एक दूसरे के इन कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से इन कांटेक्ट होते हैं, टच हो रहे होते हैं एक दूसरे से, ठीक। तो 3 तरह का आर्थराइटिस हो सकता है, यानी इस जॉइंट में स्वेलिंग होगी तो 3 वजह से हो सकती है। या तो इस बोन में आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। या तो फिर ये जो इस जॉइंट को जिन मेम्ब्रेन्स ने कवर किया हुआ है, जिस टिश्यू ने कवर किया हुआ है, उस टिश्यू में आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। या फिर किसी एक्सटर्नल कॉज, यानी ये कार्टिलेज, ये मेम्ब्रेन, ये बोन वजह नहीं है, कोई बॉडी में कोई और कंडीशन है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया है, ठीक। बिल्कुल उसकी एक एग्जांपल है कि अगर बॉडी में यूरिक एसिड बहुत हाई अमाउंट में हो जाए, तो यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, तो उस यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं जॉइंट्स में, ठीक है। थर्ड कॉज क्या हो सकती है कि यूरिक एसिड बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं जॉइंट्स में, ठीक है। तब भी जॉइंट्स में स्वेलिंग अपीयर होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, आर्थराइटिस, ठीक है। लेकिन ये कौन सा टाइप का आर्थराइटिस है, इसे गाउट कहते हैं कॉमनली, ठीक है। अगर यूरिक एसिड इसकी कॉज है तो इस टाइप के आर्थराइटिस को हम गाउट कहते हैं, ठीक है, सही। ठीक, अब हम बाकी दोनों टाइप के को देखते हैं। ये तो हो गया, एक टाइप ये हो गई, एक होगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन की वजह से होगी, ये हो गई नंबर 1, ठीक। ये हो गई नंबर 2, और नंबर 3 कौन सी वाली है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका क्या मतलब है कि जॉइंट को जिस मेम्ब्रेन ने, जिन टिश्यूज ने कवर कर रखा है, ठीक है। जॉइंट तो बन रहा है कार्टिलेज और बोन से, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स हैं जिन्होंने उस जॉइंट को कवर किया हुआ है,
किसी वजह से उन मेम्ब्रेन्स में स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, ना बोन इफेक्ट हो ना कार्टिलेज इफेक्ट हो, जस्ट उन मेम्ब्रेन्स में आसपास के टिश्यू में स्वेलिंग हो किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो इस तरह के आर्थराइटिस को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। ये थर्ड टाइप हो गई। कितनी टाइप्स देखी हमने? ऑस्टियोआर्थराइटिस, द आर्थराइटिस इन द बोन, ठीक है, जो जॉइंट पे जो टू बोन्स मीट कर रही हैं उन बोन्स में आर्थराइटिस हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या मतलब है? इस कंडीशन में, बल्कि मैं यहाँ लिखती हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस तब डेवलप होता है जब समहाउ किसी भी वजह से जो बोन्स हैं, जो एक जॉइंट बना रही हैं मिलके, उन बोन्स के दरमियान ये कार्टिलेज ना रहे, ठीक है। ये कार्टिलेज डिसॉल्व हो जाए, ये डिसइंटीग्रेट हो जाए, ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, बस कार्टिलेज खत्म हो जाए, ठीक। तो क्या होगा? ये भी हार्ड बोन है, ये भी हार्ड बोन है, और कार्टिलेज कैसा था? वो तो फ्लेक्सिबल था, पफी था, ठीक है। वो तो यहाँ पे क्या शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कर रहा था, और यहाँ फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम कर रहा था, ठीक है। जब ये बोन्स बेंड करें एक दूसरे के रिलेशन में तो क्या हो, जब ये बोन बेंड करेगी तो इस बोन के साथ इन कांटेक्ट है, ये इन टच है, तो इन दोनों के कार्टिलेज ही एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आने चाहिए, ठीक है। वो थोड़े से प्रेस भी हो सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं, वो एक दूसरे के साथ वो फ्रिक्शन फील नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? अगर वो कार्टिलेज डिसॉल्व हो गया, ठीक है, अगर तो एक जॉइंट पे जो बोन्स मीट कर रहे हैं उन बोन्स का कार्टिलेज डिसॉल्व हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया समहाउ किसी भी वजह से, तो वो जो दोनों बोन्स होंगी ना, उन दोनों की आपस में फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन्स कम इन कांटेक्ट डायरेक्टली एंड स्वेलिंग क्यों होती है? ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। जब मूव करेगा, वो बोन मूव करेगी तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा? इस बोन और इस बोन के दोनों के ही टिश्यूज डैमेज होंगे मज़ीद, ठीक है, क्योंकि बोन्स तो हार्ड हैं, ठीक है। सही, ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं ताकि बाकियों को देख सकें, ठीक है। गाउट भी हो चुका है, यूरिक एसिड डिपोजिशन इन द जॉइंट्स, ठीक है, ये भी ख़त्म कर दिया हमने, ठीक। थर्ड कंडीशन क्या रह गई है? द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसमें क्या होता है? membranes associated to a joint swell, ठीक है, वो स्वेल हो जाएंगी और फिर एक्सट्रीम पेन होगा, और क्या होगा? स्टिफनेस हो जाएगी, क्योंकि स्वेलिंग हो गई है तो जॉइंट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। और लो फीवर भी इसका एक साइन है, ठीक है, ठीक। आज आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है ये वाला। आपने एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करनी है।